क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक थारो स्टडी के बाद भी जो है ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू में आप कहते हैं मुझे मार्क्स बहुत कम मिले हैं? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आप सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है उस पर आप कभी भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब एक किताबी कीड़े की तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। और आप ये देखिए, आप ये जानिए कि होता क्या है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। मनुष्य का प्रवृत्ति यही है सर्वग्र विकास, समग्र विकास। और मनुष्य ही जो है एक देश, राज्य या विश्व की कड़ी है। तो अब वो निरंतर विकास की बातें सोचता है। तो प्रश्न ये उठता है कि विकास होता क्या है। यहाँ पर विकास को हम किसी एक पॉइंट पर बांध करके नहीं रख सकते हैं। कारण क्या होता है कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि हर के लिए अलग अलग होता है, हर एक का उद्देश्य अलग होता है। इसलिए मैं अगर ये कह दूं कि पैसा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं मेरे पास पैसा है तो मैं विकसित हूँ, अगर ऐसा हो तो विकसित देश में तमाम समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, है ना। छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, कहने को तो विकसित है, आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है, लेकिन इसीलिए हम इस विकास टॉपिक पे जब चर्चा करने जा रहे हैं हम देखेंगे वास्तव में विकास होता क्या है, विकास हम क्यों चाहते हैं, तो विकास के रास्ते क्या हैं कि जो मेरा अपना उद्देश्य है हम वहाँ तक पहुँच सके। हर एक के लिए विकास की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। किसी को कोई आवश्यकता है तो उसका विकास वो है, किसी की कोई आवश्यकताएं हैं तो उसका विकास ये है। तो देखिए, अब इस जब टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा है। आंकड़ों पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उसको आप अगर जब अपने से करेंगे पढ़ने के बाद तो आपको जब उन आंकड़ों की स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि मैंने क्या आपको पढ़ाया या क्या एक्चुअली विकास की परिभाषा है। और सेकेंडली क्या है कि अगर मैं हर एक आंकड़े को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो ये अननेसेसरली जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको कुछ निरस्ता सा भी भाव पैदा हो सकता है ना। तो आइए, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं और सरसरी निगाह इसको हम पढ़ते रहते हैं कि क्या है विकास, क्योंकि मूल चीज़ क्या हमें समझना है, विकास है क्या। ठीक, तो ये कहता क्या है, ये देखिए अध्याय 1 कक्षा 10 का NCERT अर्थशास्त्र है ना। तो अब ये देखिए कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, आपने देखा होगा कि विश्व में हर जगह सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक दशा अगर अच्छी है तो वही देश का विकास होता है। दूसरी बात क्या होता है कि इस अर्थशास्त्र को हम अलग अलग रूप में भी पढ़ते हैं, केवल अर्थशास्त्र के रूप में नहीं। अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझाया गया होता है। खैर चलिए, तो ये NCERT कक्षा 10 का विकास टॉपिक है। अब क्या कहता है, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इसी तरह का हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल करके कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। कहता है कि अब देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जवाब हम ढूंढ रहे हैं। कहता क्या है कि अब देखिए विकास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। हर एक पॉइंट पर आप देखिए कि वो कहता क्या कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यहाँ हम क्या चाहते हैं। तो क्या कहता है, विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। कहता है इन जब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, ये वास्तव में विकास है। और इसी को पाने के लिए जो है हम पूरा प्रयास करते हैं। तो कहते क्या है कि आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों को उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऐसा इसलिए है कि आज जो भी
आज जीवन जी रहे हैं या अतीत से प्रभावित है। हमें इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जो मेरा वर्तमान है, यह वर्तमान किससे आया? अतीत से ही आया है। अतीत में ही जो कुछ होता जाता है, जो वर्तमान बनता है, वो वास्तव में वो क्या है? अतीत का ही परिणाम होता है। तो वो कहते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति हमारी है, वो वास्तव में हम वही कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, राजनीति की स्थितियों को देखेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से मालूम हो जाएगा कि हम जिस सामाजिक व्यवस्था में आज पड़े हुए हैं, हम जहाँ पर भी पड़े हैं, जिस स्टेज में पाए हैं, क्या अद्यतन काल, क्या प्राचीन काल में भी वैसे थे? नहीं। निरंतर विकास हो रहा है, हर स्तर पर विकास हो रहा है। तो वो विकास हमने कैसे जाना? वो राजनीतिक पृष्ठभूमि, मतलब कि देश काल की स्थितियाँ कैसी थी, उनके आधार पर ही हम जान सके हैं कि आज हम वर्तमान में कहाँ पे खड़े हैं। तो अब देखिए, अब एक उदाहरण इसने दिया है। कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कहा क्या रहा है, पहले देखिए, मेरे बगैर वे विकास कर नहीं सकते, पहला प्रश्न कहता है। दूसरा कहता है इस व्यवस्था में मेरा विकास हो नहीं सकता है। अब देखिए, एक चित्र में उसने बहुत अच्छे तरीके समझाया है कि मेरे बगैर वे विकास कर नहीं सकते। अब देखिए, एक आदमी आराम से बैठा हुआ है, मतलब उसके अगर किसी गरीब के पास एक चटाई भी नहीं है, लेकिन ये देखिए दो यहाँ बैठे हो महोदय, पैर यहाँ पर इनका है। यहाँ पर देखिए फैमिली के साथ पूरा कार से जा रहे हैं। बच्चे जो है आइसक्रीम कुल्फ़ी खा रहे हैं। इनको देखिए अल्ट्रा मॉडर्न है, सब कुछ व्यवस्था करके इनकी रिसेंट मतलब कि लेटेस्ट किचन है। ये बेचारे बैठ कर के इनका मकान सजा हुआ है। ये बालकनी से बैठ कर के देखिए, यहाँ पर इनके फ्लावर्स वगैरह, इनके बच्चे जो है सबको, कोई बैठ कर घर में टीवी देख रहा है, कोई आराम से बालकनी में खड़ा हुआ है। लेकिन वही आदमी जो देखिए, इसका परेशान चेहरा देखिए, ये परेशान चेहरा देख रहा है, कह रहा है कि ये जो लोग भी कर रहे हैं, वास्तव में ये अपने से नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो आखिर प्रश्न उठता है कि कैसे कर रहे हैं? कोई कार में बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कह रहे कि ये हमारे कार्यों का ही परिणाम है। लेकिन जो विकास मैंने किया है, उस विकास का उपभोग हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, बड़े है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाने वाले, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने वाला एक मजदूर, क्या उस तरह की बिल्डिंग में रहता है? नहीं, उसका उपभोग दूसरा करता है। तो वही कहता है कि मेरे बगैर ये विकास कर नहीं सकते, लेकिन ये विकास हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसके आप चेहरे को देख सकते हैं कि वो कितना परेशान है। वो बेचारा साइकिल से एक ठेला ढोते हुए जा रहा है सामान लेकर के, है ना, देखिए इसका ठेला लेकर के अपना सामान ढो रहा है। तो वो मतलब कह रहा है कि इनका विकास तो मुझसे हुआ, लेकिन इस विकास का लाभ मुझे कहीं से भी नहीं है। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं क्या, पहले इसको देख लेते तब हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भी भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरी करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, इन तालिका को मैं पूरा नहीं करूँगा, लेकिन वास्तव में जो विकास का कॉन्सेप्ट है, इस तालिका को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। कारण क्या, यही आपको समझ में आ जाएगा कि विकास अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। पहली चीज़ जैसे देखिए, यहाँ पे इसको पहले देखिए, तुम एक कार चाहते हो, है ना। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश हमारे पास एक रिक्शा होता। अब ये कह रहा है क्या, देखिए एक लड़का यहाँ पर है, ये क्या कह रहा है कि हमें कार चाहिए। तो ये जो रिक्शा वाला है वो कह रहा है भैया कि देश की ऐसी स्थिति है कि अगर तुमको रिक्शा ही मिला जाए तो वही ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर हर एक आदमी अमेरिका ऐसा कार लेकर घूमना शुरू कर दो। मैंने उदाहरण दे दिया अमेरिका का, माना कि लिखा नहीं है।
अब देखिए क्या है, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य। वही चीज़ मैंने कहा आपसे कि विकास का लक्ष्य सिर्फ पैसा पा जाना ही विकास का नहीं, जिसको मैंने शुरू में बताया है कि विकसित अगर आप हो गए तो आपके पास सब समस्याओं का समाधान हो गया। तो अब ये दिखा रहा है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। पहला आदमी कहता है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इसका विकास का लक्ष्य क्या होगा, ये अपना विकास कैसे कर सकता है, इसके बारे में वो क्या सोच सकता है, उसको देखिए आप। कहता क्या है कि काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, निश्चित रूप से, क्योंकि उसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। वो यही चाहेगा कि अधिक दिन काम मिलेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और अधिक मजदूरी मिलेगा तो उसका मल्टीपल हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों के उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में भी कोई नेता बन सकता है। वो तो पहले तो ये कल्पना कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर जब स्कूल होगा तो हमें बच्चों के लिए समस्या नहीं होगी कि हमको दूर ले आकर उनको पढ़ाना है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर सामाजिक भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम तो ऊंची जात के हो, हम नीची जात के हैं। समान स्कूल, इसीलिए स्कूल में ये कहा था यूनिफॉर्म का मतलब समानता। क्योंकि स्कूल में क्यों व्यवस्था की जाती है कई तरह का ड्रेस पहनने का, उसका रीज़न यही होता है कि चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबको एक ही तरह के कपड़े पहन करके आना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल समानता दिखे। ये ना हो कि आप शिक्षा ग्रहण करने के आए हैं, आप तो सूट टाई पहन कर आए हैं और दूसरा फटा अंडरवियर पहन कर आ रहा है, तो आपको तो उसको ऐसे बैठे नहीं देंगे। खैर चलिए, पंजाब के समृद्ध किसान। अब देखिए पंजाब के समृद्ध किसान की बात करता है किसान। अच्छा, एक चीज़ और भी है, गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं। मतलब क्या है वो चीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए कि यही जो है दूर ग्राम का प्रधान बन जाए तो विकास के समग्र बिंदुओं को सोच सकता है ना। ऐसा ना हो कि भाई केवल हम तो, हमारे पास कुछ है ही नहीं है और तो हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं। लेकिन वो गांव का अगर ये नेता बन जाता है, एक अग्रणी व्यक्ति बन जाता है, अपने विचारों को रखेगा, तो विकास के दिशा में एक नया कार्यक्रम स्थापित शुरू किया जा सकता है। पंजाब के समृद्ध किसान, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। अब देखिए पंजाब के अधिकांश लोग जो है आप देखेंगे वो कनाडा अमेरिका में बसते हैं, सबसे अधिक कनाडा में बसते हैं। क्यों? अच्छा, तो उनकी इच्छा क्या है? अब देखिए उनकी क्या आवश्यकता है। वो वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा अन्न का उत्पादन अच्छा होता है, बहुत मेहनती होते हैं, अन्न का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से अच्छा उत्पादन हो तो समर्थन मूल्य, MCP की हम बात कर चुके हैं, है ना, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। कहते ज़्यादा मिलेगा तो उनके लिए पैसा ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, उनके परिवार की आमदनी अच्छी होगी तो वो अपने बच्चों को विदेश में भी बसा सकेंगे। भाई उनकी इच्छा है, क्योंकि पंजाब के समृद्ध किसान है। अब क्या है, एक छोटा एग्जाम्पल, किसान जो खेतों के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब जो वर्षा पर केवल निर्भर है उसकी इच्छा क्या होगी? उसकी इच्छा तो यही होगी कि भाई किसी तरीके से कोई प्राकृतिक आपदा ना आने पाए, सूखा न पड़ने पाए, या और भी सोच सकता है कि सरकार उनके लिए जो है क्या कहते हैं, सिंचाई के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराए। ये छोटी सी चीज़ों का उदाहरण मैंने दिया। तो कहने का मतलब जैसे है भूमि स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, ये भूस्वामी ग्रामीण महिला एक क्या चाहेगी कि उसको कोई काम न करना पड़े, क्योंकि तो मालकिन है ना, उसके घर का सब काम जो है गोबर का काम करना, किसान का काम करना, अटाई कटाई, जितना भी मतलब ग्रामीण काम है वो मतलब हलवाए चलवाए की बीवियाँ या उनके लड़के लड़कियाँ करके। शहरी बेरोजगार युवक, शहर का जो बेरोजगार युवक है वो निश्चित रूप से क्या चाहेगा, उसको कोई न कोई रोज़गार मिले। जब रोज़गार मिलेगा तभी वो अपना कोई विकास कर सकता है, कोई लक्ष्य बना सकता है कि अगर हमारी आमदनी इतनी शुरू हो जाती है तो हम ऐसा कार्य कर सकेंगे। फिर आता क्या है, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का।
अब देखिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इनके लिए, ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है, इसमें अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे तो अलग अलग तरह के विचार मिलेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। शहरी बेरोजगारी हो गया। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, अब शहर का एक अमीर परिवार का लड़का है, वो देख रहा है कि यार हम जिस शहर में हैं वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, है ना, यहाँ पे माल नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े थिएटर नहीं हैं, है ना, यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है। तब क्या कर वो सोच सकता है कि चलो यार पैसा तो है उसके पास, लेकिन वो जिस एरिया में रहता है उसको और सब सुविधाएं नहीं है, तो वो वहाँ से हटने का प्रयास करेगा, क्योंकि पैसे है वो हट भी सकता है। ठीक। फिर शहर के एक अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई जैसे आज़ादी मिलती है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपने पढ़ाई विदेश में कर सकती है। कहने का मतलब क्या, उसकी इच्छा क्या होगी, ये होगी जो उसको बता रहे हैं। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी नर्मदा घाटी का उदाहरण क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर डैम बनने से वहाँ के आदिवासी लोगों की क्या हुई, ज़मीन उसके अंदर चली गई और वो जलाप्लावित हो गया, है ना, वो बेघर हो गए। जहाँ पर वो काम करते तो वो जलमग्न हो गया। खैर उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए आगे वो क्या करते हैं, यहीं पर सब चीज़ों का एक निष्कर्ष निकलता है। इनको बहुत ध्यान सुनिए। तालिका 1.1 भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों को विकास और प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? बिल्कुल नहीं है, संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। वे एक ऐसी चीज़ पाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात वे ऐसी चीज़ जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें से आ सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। अब देखिए वास्तव में वो बता रहा है कि इसी से बताया है कि इससे कुछ उदाहरण देकर बताया है कि वास्तव में हर एक आदमी का जो लक्ष्य है जीवन जीने का, कि हमको वहाँ तक जाना है, वो क्या चाहता है, वही दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। वो उस व्यक्ति विशेष के लिए वही विकास है। अब क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या उदाहरण देते हैं कि कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है, कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें से आते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। देखिए वो अपने बहन की बात कर रहा है, जैसे लड़की का, उसको आज़ादी और सब मिलने लगे, भाई भी घर के काम काज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। अब वो लड़की जो अमीर घर की, वो चाहती है भाई कि देखो हम चाहते हैं कि हम भी भाई साहब बाहर पढ़ने लिखने जाएं, घर का काम काज अकेले हम ही करते हैं, भाई मेरा क्यों नहीं करेगा, तो ये उसकी अपेक्षा है। खैर ये एक तरह का उदाहरण है। हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो, कहता क्या है कि वो एक व्यक्तिगत लड़की की बात कर रहा है, कहा होता भाई को पसंद है। इसी तरह के अधिक, तो कहने का मतलब क्या है कि उसी कि देखिए परिवार, वो कह रहा है दो विरोधाभास कैसे हो रहा है, परिवार में सगे भाई बहन है ना, लेकिन उनमें विरोधाभास हो रहा है। भाई बहन चाह रही कि जैसा भाई करता वैसी स्थिति मेरी भी हो, मैं वही चाह रही हूँ, लेकिन भाई को ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। वही कह रहा है कि लक्ष्य एक ही है, विकास एक ही तरह का चाह रहे हैं, लेकिन बहन को अवसर वो देना नहीं चाहता है। अवसर देने का मतलब कि परिस्थितियाँ जो भी रही हो खैर है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें। कहता क्या है कि अब वही हमने बताया ना कि डैम तो बन गया, उद्योगपति वहाँ बिजली बनाने के लिए हो गया, ठीक, उस पानी का भी प्रयोग वो नहीं कर सकते जो कि खेत उनका था। अब वो जहाँ छोटी मोटी खेती कर रहे हैं उनके लिए उस बांध का कोई मतलब नहीं है।
उनको खेती के लिए क्या है, अधिक से अधिक क्या है, चेक बांध और तालाब, मतलब कि उनके बिजली के बनने का उनको कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो बेघर हो जाते हैं और उनको जो है अपनी आवश्यकता के लिए स्थानीय व्यवस्था प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, आय और अन्य लक्ष्य। अब देखिए क्या कहता, आय और अन्य लक्ष्य क्या मतलब कहना चाहता, पहले पढ़ा जाए, देखा जाए क्या कह रहा है वो। आप अगर एक बार तालिका फिर 1.1 को देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमती मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं, है ना, ये हम समझ चुके हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया विकास के क्रम में। कहते क्या, जैसे मान लीजिए कि एक बनिया के यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है या किसी किसान के यहाँ कोई लैंडलॉर्ड के बड़ा एक छोटा मजदूर काम कर रहा है भूमिहीन, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो छोटा सा भी काम करेगा, थोड़ा सी भी गलती हो गया तो मालिक उसको गाली गलौज करके बातें करता है। तो मजदूर चाहता है, मजदूर को भी आत्मग्लानि होती है, वो सोचता काश मैं इस स्थिति में होता कि मैं इसके यहाँ काम नहीं करता तो मुझे इस तरह से गाली गलौज नहीं सुनना पड़ता। लेकिन वो अपने चाहता तो सम्मान, लेकिन बेचारा मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंत में आता है कि भूखे पेट का सवाल है ना। ऐसा सोच करके बीवी बच्चों की स्थिति को देख करके वो अपने आत्मसम्मान को बेच करके भी वहाँ काम करता है। तो वही कह रहा है कि उसका भी लक्ष्य होता है कि हम धनार्जन करें लेकिन सम्मान के साथ। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ये भी देखिए विकास का लक्ष्य कह रहा है ना, आय और उनके लक्ष्य, मतलब आय और लक्ष्य में क्या संबंध है। केवल आय से ही काम नहीं चलेगा, आय जो है उनके साथ लक्ष्य क्या है, सम्मान, उसी की बात कर रहे हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी गई अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो आप अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, आपको इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं हो सकता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक इससे हट कर बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, है ना, या आपका कोई मित्र है, ठीक है, लेकिन अनेक जगहों पे आप देखेंगे वो मित्र तो है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी आएंगी जब वो आपको अंडर एस्टिमेट करता दिखेगा, जबकि वो आपको दोस्त है। कोई फंक्शन में होगा वो आपको नहीं बुलाएगा, भले ही आपके मित्र है, वो दूसरों को बुला लेगा। क्यों दूसरों को बुला लेगा? क्योंकि वो जानता है कि आप उसकी सोसाइटी को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप उसके सोसाइटी में रहने लायक नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मित्र तो है, लेकिन मित्रता का बिल्कुल समान भाव आपको नहीं मिलेगा। तो वही कहता है कि इन चीज़ों को जो है हम नाप नहीं सकते हैं। पैसे को तो नाप जोख सकते हैं, लेकिन इसको नाप नहीं सकते हैं। तो कहता क्या है, क्या इसको हम मान लें कि इससे अगर आपके पास पैसा है तो विकास हो गया? नहीं, ठीक।
अभी देखिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध अब सरदार सरोवर दिखा रहा है कि लोग बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो पानी ज़्यादा रुकेगा। पानी इसलिए रोका जाएगा क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों को इससे काम करना है। लेकिन होगा क्या कि आसपास के जो चीज़ें हैं वो जलमग्न हो जाएंगी। तो उसी के विरोध का एक दृश्य दिखाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, इस तरह दो बातें साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब देखिए ये भाई साहब कार लेकर के जा रहे हैं। यहाँ एक माता जो है अपने बच्चे को लेकर के इसी छाया के अंदर बैठी हुई है। इनका तो विकास है, ये तो आराम से कार में चले जा रहे हैं, शायद एसी भी ऑन किए होंगे, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो धुआं इनका निकल रहा है, ये इनके बच्चे, इनके माँ बच्चों दोनों पड़ा, तो इनका तो विकास हो रहा है, लेकिन प्रदूषण से इनका क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। तो इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। कह रहे हैं कि इस तरह का विकास ज़रूरी नहीं है कि आप एक आदमी इस तरीके का रहा है, दूसरा ऐसे रहे। अब वही चीज़ फिर यहाँ पे एक पॉइंट को फिर चला के, द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है ना। अब वो कहता है कि वही चीज़ हम दोबारा इस पॉइंट को बोल रहे हैं समझने के लिए कि देखिए द्रव्य क्या है, मतलब कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है, उससे आप अपनी भौतिक चीज़ों को तो खरीद सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना, कोई गाली दे करके आपको कहे कि लो ये चमचम की मिठाई खा लो, तो क्या आपको पसंद लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मतलब वही उनका है कि विकास का माने केवल द्रव्य से नहीं है, विकास का मतलब धनार्जन अगर है तो सम्मान के साथ होना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने के पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपको परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको, जैसे मैंने कहा कि आप जहां काम करते हैं, मान लीजिए वहां पैसा बहुत आपको कम मिलता है। किसी ने कहा चलो यार यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हम चलते हैं, या 2000 किलो बम्बई चलते हैं, वहाँ पे तुमको जो माना कि यार 10,000 रुपया पाते हैं, वो कहेगा 30,000 रुपया नौकरी मिलेगा वहाँ तुमको। आपको लगेगा कि यार बड़ा अच्छा कर रहे थे, 3 गुना पैसा मिलेगा वहाँ पे। और लेकिन वो ये भी बताता है, एक साथ और बताता है कि हो सकता है कि लगातार वो आपको न भी मिले, तो आप सोचेंगे चलो यार कोई बात नहीं, 30,000 मिलता रहेगा, लगातार करते हैं कुछ, फिर आगे सोचा जाएगा ये 10,000 से तो अच्छा ही है। लेकिन अब आगे फिर आप और बातों को सोचना शुरू करते हैं कि क्या यह कदम मेरा उचित होगा। तो वो उन्हीं बातों को कैसे समझा रहे, देखिए उनके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप जहाँ पर 10,000 रुपया पा रहे हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि आपका एक छोटा सा मकान है, या आपकी एक सोची सोसाइटी अच्छी खासी है, जहाँ सभी लोग दुख सुख में आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपका घर परिवार है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, पानी निरंतर आता रहता है, पानी नहीं भी आए तो पास में ही है, क्या नाम है कि वो पेयजल के लिए आपके लिए मतलब काफ़ी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, कुआं है, सब कुछ है। फिर उसके बाद पास में मतलब स्कूल भी है। कहने का मतलब ये है कि और जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ निश्चित है कि कुछ करे, कम से कम इतना 10,000 रुपया तो मुझे लगातार मिलना ही मिल रहा है। लेकिन अब जिसने बताया कि चलो यार बम्बई चलो, वहाँ नौकरी मिल जाएगी, तो आपने देखा यार नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, पहली चीज़ तो निरंतर आमदनी नहीं होगी। अब बाद में आपने सोचना शुरू किया। दूसरी बात, जहाँ पे रहना है वहाँ पे पता चला कि वो मतलब कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, धुएँ निकल रहे हैं,
वहाँ पर चिकित्सा का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे आपको काम करना वहाँ पे आपके निवास के लिए या परिवार के लिए कोई स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ करीब 25 किलोमीटर दूरी पर आपको साइकिल से आना है, और जहाँ पे आप परिवार रखेंगे वो भी स्थान असुरक्षित है। साथ ही में आप ये भी देख रहे हैं कि वहाँ कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है। मतलब कि एक हमने कुछ उदाहरण देकर बताया है कि आप देख रहे हैं पैसा तो अधिक मिल रहा है, लेकिन परिस्थितियां पूरे परिवार के विपरीत जा रही हैं। तो ऐसे केस में आप क्या निर्णय लेंगे? आप यही निर्णय लेंगे कि अच्छा है कि हम 10,000 रुपये वाली जगह पे ही कार्य करें। इसको मैंने समझाया, फिर मैं आगे बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को रखता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता भी भावना भी कम हो जाएगी। क्या कहते हैं, आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। क्यों कह रहा है कि स्वतंत्रता की बात सुरक्षा है। आपको लगा कि यार वहाँ पे तो हम जाएंगे सुबह से लेकर के का पैसा जरूर मिलेगा 18 घंटे काम करने का, लेकिन जब हम आएंगे तो उस समय क्या होगा, स्थिति ऐसी होगी परिवार हमसे बिछड़ा दूर में रहेगा कि इसी आवश्यकता पड़ने में परिवार के पास जा भी नहीं सकता हूँ। परिवार के बच्चे बीवी कैसे हैं इसको हम देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, और सुरक्षित वातावरण में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं पसंद करेंगे कि ऐसी जगहों से जाने से अच्छा है कि मैं 10,000 रुपये वाली नौकरी ही करूँ। इसी तरह विकास के लिए लोगों को मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि वह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वे घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा, है ना, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। वही बता रहा है कि अगर मान लीजिए महिला है ना, घर की महिला है, वह भी आपके आय में संवर्धन कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को उपयोगी महिला समझा जाता है। और आजकल आपने देखा भी होगा कि महिलाएं तरह तरह के रोज़गार में नौकरियों में जा रही हैं। क्योंकि उनसे क्या होता है कि उनसे उनके विकास के अवसर मिलते हैं, समग्र विकास के अवसर मिलते हैं। मैं केवल आर्थिक की बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी विचार करना, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे तो इससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विकास को तो हमने व्यक्ति के संदर्भ में देखा है, लेकिन अब राष्ट्रीय विकास क्या होता है, कहता क्या है? जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भी भिन्न होगी। क्या है, मनुष्य ही तो राष्ट्र की कड़ी है, मनुष्य ही तो राष्ट्र बनता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हर एक मनुष्य का लक्ष्य अलग है विकास के बारे में, तो निश्चित रूप से उसकी धारणा भी राष्ट्र के प्रति अलग अलग होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा करिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब कहते हैं कि अगर सभी लोग मिलकर के देखें, हमने तो देखा कि रामू कुछ और चाहते हैं, सामू कुछ और चाहते हैं, घनश्याम कुछ और चाहते हैं, राधे श्याम की इच्छाएं कुछ और है, लेकिन अब ये सभी लोग जब मिलेंगे तो हर एक के विकास को जब जोड़ा जाएगा, हर एक आदमी अपने लक्ष्य को पाएगा, तो वहीं पर क्या होगा, एक राष्ट्रीय विकास की भावना होगी। तो वो कह रहे आइए अब हम देखते हैं कि सबका विकास होगा, है ना। कहते हैं सबका साथ सबका विकास का जैसे एक नारा आपने सुना ही होगा। तो जब सबका विकास होगा तो किसका विकास होगा? फिर देश का विकास होगा। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आप स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित रूप से निश्चित न हो। यह समझना आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? हाँ, यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है
क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का प्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि उसने कहा है ना कि इन्हीं लोगों को लीजिए, तो राष्ट्रीय विकास की जब बात आती है तो वो ये कहता क्या है कि इन बिंदुओं को आप चर्चा करेंगे तब राष्ट्रीय विकास के बारे में एक नई धारणा पैदा होगी। इस पे आप अलग से विचार स्वयं करिए। वहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एक ही भावना को लेकर कहेंगे कि ऐसा करने से ही देश का विकास हो जाएगा, है ना। और कई जगह ऐसे विरोधाभास भी आएंगे, जबकि कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन हमको सबको मिला करके सबकी विकास की बात को सोच करके एक आम सहमति बनानी होगी, तभी उस दिशा में हम कोई कार्य कर सकते हैं, और वही वास्तव में विकास की सही परिभाषा है। अब देखिए, एक उदाहरण यहाँ पे समझाना तो जरूरी है। कहते क्या है कि आओ इन पर विचार करें, निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा करिए, दाहिने ओर दिए गए चित्र को देखिए, इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। अब देखिए, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। इस अखबार की रिपोर्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। फिर पहले क्या है, अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है, विकास क्या है। अब देखिए, एक का विकास है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग पड़ी हुई है ना, तमाम लोग हैं। बगल में क्या है, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, है ना। तो क्या ये विकास की परिभाषा सही है देश के विकास के लिए? नहीं सही है। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि एक जहाज़ ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। जहाज ने 500 टन जहरीले अवशेष, मतलब क्या अवशेष, कंपनी में कुछ बना होगा, उसका जो अवशेष होगा उसको जहाज के अंदर भरा गया और ला करके कहाँ, खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया गया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ था। वो एग्जाम्पल कहाँ पर हुआ था। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मतलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मर गए, 20 अस्पताल में भर्ती और विषाक्तता के कारण इतने लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब देखिए, पेट्रोल कंपनी और धातु से संबंधित कंपनी काम तो ये कर रही है, और जो करे कि जो वेस्ट है उनको से ठेका दे दिया, वो ले जा करके कहाँ पर फेंक दे रहे हैं। मतलब इनका तो विकास हो रहा है लेकिन इन लोगों का विनाश हुआ है ना। तो क्या कहते हैं, क्या यही विकास की परिभाषा होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब एक थोड़ी सी बात को खैर हम समझ लेते हैं। यदि विकास की धारणा में भी भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे विवाद से परिचित होना चाहते हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों को तर्क जानने का प्रयास कीजिए, या आप लोगों को व्यक्तिगत बातचीत करके या अखबारों या टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। वो कहते हैं क्या है कि विकास के बारे में अलग अलग लोगों के अलग मत होते हैं। जैसे आपने टीवी में डिबेट देखा होगा, देखे होंगे, बात गया तो होता रहता है, डेली हर चैनल पर होता है। माना कि वो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब उसको उदाहरण देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब भी लोगों को बुलाया जाता है, हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाता है और उनसे अपने अपने विचार बोल किया जाता है, क्योंकि उनके विचार के बाद एक जनता के सामने एक नया परिदृश्य आता है कि हर लोग क्या चाहते हैं, वो अपने अपने विचार रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जैसे लेखों में या कई लोगों से आप बात करेंगे तो वो क्रियाकलाप से आपको मालूम हो जाएगा कि विकास करने के तरीके भी अलग अलग। हर एक आदमी कहेंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो कहेगा बिल्कुल ऐसा करें तो ऐसा कैसे होगा। इस तरह का डिबेट में होता रहता है। तो कहते क्या है कि इससे स्पष्ट है कि ये जो है विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि सबके विचार एक ही हो। 10 लोग विवाद करेंगे
वाद विवाद होगा तो कोई एक का निर्णय बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ आपने बहुत सही बताया भाई, इससे एक आम सहमति बन गई है। ये 9 के विचार अलग थे कि ऐसे किया जाती है हो जाएगा, ऐसे किया जाती है हो जाएगा, ऐसे किया जाती है हो जाएगा, लेकिन 10वें के साथ एक स्थिति पैदा हो गई जबकि वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, यही वास्तव में विकास है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब विकास के क्रम में बताते हैं कि विकास की परिभाषा जब हम देखते हैं, अभी हम व्यक्ति को देखें है ना क्या कह रहा है, अब कहते हैं कि अलग अलग देशों राज्यों की तुलना में कैसे कहते हैं विकास क्या है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों के विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर जाएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। वो ये वही कह रहे हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो कहते हैं कुछ देशों को होता है ना, आदमी कहते हैं डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये इनकी परिभाषा है। तो आगे उसकी चर्चा करते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उससे समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए विभिन्न पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं, उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद का टीम, वाद विवाद की टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके लिए चयन के लिए अलग अलग मापदंड हो गए। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। अब कहते क्या है, मतलब कोई जैसे कि अब किसी को आप बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, कोई कहीं कमज़ोर हो सकता है। हमारी जो आवश्यकता है, जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए एक टीम का सिलेक्शन करना है, तो अब टीम के सिलेक्शन में ये थोड़ा देखा जाएगा कि कौन बच्चा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानता है तो वही क्रिकेट में 6 लगा सकता है, क्रिकेट टीम बनाता है, या कोई बच्चा जो सबसे तेज़ दौड़ता है वही अच्छा बॉलर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। या जो बच्चा सबसे अच्छा पढ़ता है वो अच्छा क्रिकेटर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि हर एक चीज़ों की विकास की जो हम परिभाषा लेते हैं कि हमको कैसा चाहिए, उसके लिए मापदंड अलग होता है। एक समान एक ही डंडे से सबको हम नहीं हाँक सकते। इसीलिए उसने उदाहरण दिया है कि एक बच्चा हो सकता है कि बहुत खूबसूरत हो, कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो। एक बच्चा देखने में बहुत अच्छा न लगता हो लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, है ना, तो वो एक बहुत अच्छा अफसर बन सकता है। लेकिन जो बहुत खूबसूरत भी है लेकिन पढ़ने लिखने में उसकी रुचि नहीं हो, क्या करेगा, बाद में उसका भविष्य को अफसर समझ सकते, क्या करेगा, उसको मैंने करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब कहते क्या है कि अब जैसे क्या है, देशों की तुलना करने में कहते हैं कि हम केवल एक ही मापदंड लेते हैं। यहाँ पर एक मापदंड लिया जाता है कि उन देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब दिखा दिया ना कि अब देशों की जब तुलना करेंगे कौन विकसित है कौन अविकसित है, या कौन अर्ध विकसित है या कौन विकासशील है, तो वहाँ एक ही मापदंड चलता है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। समय पर आधारित अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे इन सभी वस्तुओं के अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ज़्यादा आय वाले अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अब कहते क्या है कि निश्चित रूप से जहाँ पर प्रति व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी है वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है तमाम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। जब तमाम भौतिक आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकता है तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। तो अगर किसी देश में ऐसा है और ज़्यादातर लोगों की आमदनी बहुत अच्छी है तो उसको विकसित देश माना गया है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है।
इससे हमें एक देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए यह आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से पहले हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या देश के दूसरे लोग दूसरे देशों से बेहतर हैं। इसलिए हमें औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की जनसंख्या कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जा सकता है। अब वो कहता है कि भाई किसी देश की आय कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आय उनके पास बहुत ज़्यादा है, हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वो 10 रुपये उनके देश की आय है, ठीक, और उनके पास 20 आदमी खाने वाले हैं, तो अब होगा क्या, सबको 50 पैसे मिलेंगे खाने के लिए। लेकिन दूसरे तरफ आमदनी मतलब है ना, दूसरी तरफ हमने कहा कि एक ऐसा देश है जहाँ पर कि 10 पैसे उनके पास आमदनी है, लेकिन उनके पास जो जनसंख्या 5 की है, तो निश्चित रूप से हर एक आदमी को 2 रुपये मिलेंगे, मोटे तौर पे समझ लीजिए आप, इसको मैंने समझाया है। तो वही कहते हैं कि हम औसत आय निकाल करके देखते हैं कि उस देश की आय कितनी है, और वही क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, जिसको उसने आगे कहा है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने से में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2023 में प्रति आय $, में दिखाया गया है 63 इतना प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें समृद्ध अथवा उच्च आय वाला देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग इतना है प्रति वर्ष उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2023 में इतने प्रति वर्ष थी, मतलब इनके बीच में थी, इसलिए भारत को कहाँ माना गया, कहाँ पर विकासशील मध्यम आय वर्ग का। ये आंकड़ा बदलता रहता है ना, लेकिन इस आंकड़ों को जारी कौन करता, बस आपको ये देखना है कि वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक। वर्ल्ड बैंक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वर्ल्ड बैंक IMF का, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, ठीक है। जिन्हें मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देशों में शामिल है, आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो विकसित देश की परिभाषा आप समझ गए कि जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी है वो विकसित देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा है, वो अपनी आवश्यकता की हर एक चीज़ें खरीद लेते हैं, आराम से हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कहता औसत आय, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी, परंतु इनकी क्षमताओं के विषय में जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए 2 देशों के क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के साथ दोनों देशों की औसत आय निकालिए। अब देखिए यहाँ पर इसको सा हमको समझा देना पड़ेगा, जैसे कि ये तो आप समझ सकते थे। दिखा क्या कि 5 नागरिक हैं, है ना, देश का यह है, देश का है। अब आप ये देखिए कि इनके आमदनी नागरिकों कितनी, 9,500, 10,500, इतना 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 और इतना, ठीक है। ख में क्या है, 500 500 500 500 है, और यहाँ पर क्या है, आप ये देखिए क्या कहता है, दोनों देशों की औसत आय निकालिए। जब औसत आय आप निकालेंगे तो क्या होगा कि औसत आय तो इसका बहुत कम हो जाएगा, इसका बहुत कम हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको लगेगा कि ये देश बहुत अच्छा है, यहाँ पर 48,000 रुपये भी कमाए, लेकिन औसत व्यक्तियों को जब आप निकालेंगे तो स्थिति क्या होगी, ये ऊपर चला जाएगा। तब आपको लगेगा कि मुझे इसी देश में रहना उचित है। औसत कैसे निकाला जाएगा भाई, सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो बहुत कम आ जाएगा। माना कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको 48,000 मिल रहा है, तो आप ये देश का सोच नहीं सकते हैं कि ये देश तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो 48,000 रुपये, लेकिन वो एक आदमी सिर्फ है, शेष की आमदनी कितनी, 500 रुपये। देखिए इसी कहा है यहाँ पर, देखिए देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं न तो बहुत गरीब, करीब करीब सभी लोग हैं, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब है। देखिए 500 रुपया पा रहा है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, ये वाला है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि आय लोगों में
किस प्रकार वितरित है। औसत जब निकालेंगे तो 48,000 बहुत प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि 48,000 एक जगह पे 500 तो वो एवरेज बहुत जाएगा। लेकिन आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में आम आदमी का जीवनचर्या कैसे चल रहा है। अब यही देखिए, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कुर्सी बनी हुई है, एक अमीर गरीब का अंतर देख लीजिए। गरीब तो जो है आपस में जो है 4 में 5 कुर्सी बैठे हैं ना, मिल कर के जोड़ कर बैठे हैं। यहाँ पर अमीर आदमी जो है ये देखिए ये 4 कुर्सी लेकर गले बैठे हुए हैं, बनाए कह रहे हमने कुर्सियाँ बनाया तथा उसने ले लिया। और ये बेचारे मेहनत करने वाले, इनका उपभोग कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बेचारे 2 कुर्सी में 4 लोग हैं, यहाँ पर ये हैं। हमने देखा कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। अब देखिए उसने 3 का उदाहरण दिया हुआ। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय कितनी दिखाया सन में, इतना। केरल इतना, बिहार सबसे कम। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। अब उससे क्या सिद्ध करना चाहता है, ये विशेषताएं हो सकती हैं। इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति ये आंकड़े इतने सन पे वर्तमान कीमतों प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है इसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जिसको आप देख रहे हैं। बिहार सबसे पीछे। इसका अर्थ यह होगा कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में इतने रुपए कमाता है, जबकि बिहार में केवल इतने रुपए कमा पा रहा है। अगर विकास को मापदंड करने के लिए प्रति व्यक्ति का उपयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे ऊपर अधिक होगा, निश्चित रूप से, जैसा कि देशों का अवसर में हमने देखा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब हम इन तीनों राज्यों कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अब ये और फैक्टर्स को भी दिखा रहा है कि उनके गरीबी का कारण और भी क्या हो सकता है। देखिए यहीं से आपको विकास सब होने समझ में आने लगा आगे चीज़ों को। अब देखिए उनके विकास का परिणाम क्या हो रहा है कि उनके यहाँ जो है प्रति शिशु मृत्यु दर कितना है, 28 है। यहाँ पे आमदनी कम है तो इनका क्या है कि ये 28 है। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक इनकी स्थिति है तो यहाँ पर साक्षरता के कारण, साक्षरता के देखिए साक्षरता का प्रभाव है 96 है, तो मृत्यु दर क्या है, ये अब जागरूक है, अच्छा है। यहाँ पर क्या है, साक्षरता भी 80% है, साथ साथ आमदनी भी है, तो इसकी वजह से क्या आता है, प्रति व्यक्ति 28 है। और निवल के इनकी जो 15 से 17 वर्ष में 100 व्यक्ति को माध्यमिक स्तर पे जो है उपस्थिति जो है 67 है। लेकिन अब देखिए इनका 77 है। क्यों? क्योंकि इनकी साक्षरता दर भी अधिक है और इनके पास जो है क्या कहते हैं, आमदनी भी अच्छी है। साथ साथ क्या है, इस साक्षरता का प्रभाव ये है कि ये भी इनका कम हो जाता है। ठीक। दूसरे तरफ बिहार हर तरीके से गिरा हुआ है ना, आमदनी भी कम है, तो आमदनी कम होने का क्या है कि साक्षरता भी इनका बहुत कम है, इसलिए आमदनी भी कम हो उनका दिख रहा है। साथ साथ क्या है, इसकी वजह से इनके अंदर जागरूकता नहीं है, तो ये मृत्यु दर भी अधिक है। और साथ साथ आप ये देखिए कि निवल उपस्थिति अनुपात भी 55 है। ठीक। ये क्या होता है, निवल उपस्थिति दर, ये सबको वो आंकड़े दिए हुए जिनकी परिभाषाएं दी हुई कि इनको क्या कहते हैं, साक्षरता किसको कहते हैं, शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुमान क्या है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, इसको आप ये आंकड़ा इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। ये सीधे परिभाषा दी हुई है कि आप किसको क्या कहेंगे।
यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में 6 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने के पहले मर जाते हैं, जो परिभाषा के हिसाब से दिया गया है वो हम पिछले पन्ने पर दिया है, उसकी हम चर्चा नहीं की है। लेकिन हरियाणा में अनुपात 28 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। दूसरी, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि 1.3 तालिका में दिखाया गया। जरा सोचिए कि वे अपने माता पिता के लिए कितना प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। जब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं, है ना। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि यह आंकड़ा किस वर्ष में किस है। वर्ष 2020 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर सकते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश में बड़े शहर ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। अब कहते क्या है कि देखिए, कहता कि आज इस इतने वर्षों के बाद जो है भी हमारी स्थिति क्या है उसकी तुलना कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं, जबकि ये शिशुओं के लिए बचने के लिए क्या कहते हैं, अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जब उनके पास पैसे भी नहीं हैं, वो साक्षर भी नहीं, जागरूक भी नहीं है, तो विपरीत स्थितियाँ पैदा होती हैं। वो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 1/3 बच्चे माध्यमिक कक्षाओं में स्कूल नहीं जा रहे हैं। वही उपस्थित की निवल की उपस्थिति की बात कर रहा है। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपको कक्षा के लगभग 1/3 बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप भी ये सब नहीं पढ़ पाते जो आप पढ़ पा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वैसी स्थिति में आपको भी रहना पड़ता है बिहार के, तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसके बारे में सोचते ही नहीं, कि इस स्टेज पर आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि 15 से 17 वर्ष के आयु के लगभग 1/3 बच्चे जो है वो स्कूल में उनकी उपस्थिति भगवान भरोसे है। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि बिहार में औसत व्यक्ति की आय केवल केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन यह इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया ये सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो वो चीज़ यही बता रहा है कि केवल पैसे से आप सभी सुविधाएं खरीद लें, यह संभव नहीं है, है ना। तो उसी कह रहा है नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। नॉट नेसेसरी कि आपका पैसा है तो आप सब चीज़ों को पा सकते हैं। तो इसीलिए उसने साक्षरता का भी और बच्चों की मृत्यु दर का भी उदाहरण दिया है कि पैसे तो उनके पास अधिक है लेकिन वो केरल से पीछे हो जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं नहीं आपको दिला सकता जब तक कि आप ऐसे समुदाय में जाकर के नहीं रहने लग जाते हैं जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। भाई ठीक, आपका पैसा रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन आप ऐसे इलाके में रहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर घोर केमिकल के बहुत ज़्यादा काम किए जाते हैं और बहुत प्रदूषण युक्त जो है विषैले गैसें निकलती हैं, लेकिन आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो रहते आप ज़रूर हैं, लेकिन अब अगर आप वहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं तो आपका पैसा बेकार है। लेकिन आपका पैसा है तो ठीक है, आप प्रदूषण मुक्त एरिया से बाहर को जा सकते हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक कि आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। जैसे कोरोना ले लीजिए, है ना। तो कोरोना की बीमारी क्या थी? कोरोना में अगर संक्रामक बीमारी थी
एक दूसरे को बहुत तेज़ी से फैला था। मैंने कोरोना को उदाहरण लेकर बहुत तेज़ी से, तो हर एक आदमी वो पैसे से कोरोना तो बच नहीं सकता था। आपको तो उतनी सुविधाएं रखनी चाहिए थी कि जिससे कि हम उससे बचाव के लिए या अपने को आइसोलेशन में रख सके, या ऐसी स्थिति में जाएं जहां पर कि हम इस तरह के संक्रामक के, जैसे कहीं पर मान लीजिए कोरोना फैला हुआ, प्लेग बीमारी फैली हुई है या किसी स्मॉल पॉक्स से, तो आप उस एरिया को पैसे से उसका बचाव नहीं हो सकता है। आपको उनसे दूर के एरिया में जाकर के ही आप बचाव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मनी इज प्राइम गोल बट नॉट इट इज फॉर मतलब इट कांट प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में कोई अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम उसे पढ़ा पा? अब जैसे वही कहते हैं कि हमें समग्र रूप से कोई काम करेंगे तो वह काम आसान हो जाता है और सरल भी हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव आसपास जो है लुटेरे गांव असुरक्षित है ना, चारों तरफ से आपको लगता है कि यहाँ पर कभी भी डकैती पड़ सकती है, चोरी हो सकती है, लूटमार हो सकता है, तो आप अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप घर के अंदर तो अपनी सिक्योरिटी गार्ड लगा लेंगे, सीसी कैमरा लगा लेंगे, वॉचमैन लगा देंगे, लेकिन जब घर के बाहर निकलेंगे तो असुरक्षित वातावरण में निकलेंगे ना, तो कहता है ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि वो एरिया पूरी तरीके से सुरक्षित हो, जिसमें सभी सुरक्षित हो। कहता है कि अच्छा क्या आप क्या करते हैं, अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने की रुचि नहीं रखता, क्या तुम उसे पढ़ा सकोगे? शायद तब तक नहीं, जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता नहीं रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पा रही हैं क्योंकि सरकार समाज में इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब वही कह रहा है कि क्या हाँ, अगर आपके गांव या इलाके में कोई आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, है ना। शायद तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता नहीं रखते हो। भाई जब वहाँ पर रुचि कोई नहीं है तब कैसे पढ़ पाओगे? तुमको तुम्हारे माता पिता के पास आर्थिक क्षमता होगी तो तुमको दूर भेजेंगे, तब जाकर के उस वातावरण में तुम पढ़ाई कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि समग्र विकास के लिए ऐसा करना चाहिए कि सरकार हर आबादी के आसपास लड़के और लड़कियों के लिए एक अच्छे स्कूल कॉलेज खोले, जिससे कि सबको जो है शिक्षा मुहैया कराया जा सके। जैसा कि उदाहरण उसने केरला का दिया है कि केरला में कम आमदनी के बावजूद भी अन्य समस्याएं उसके पास बहुत कम हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कारण हो गया ना, साक्षर है और उनको पता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो वो अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा जो इन पे खर्च करते हैं, इसीलिए शिशु मृत्यु दर कम है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब यही देखिए क्या है, ये दिखा रहा है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, सस्ते राशन कार्ड की दुकान है, यहाँ पे सुअर घूम रहा है, ये दुकान बंद है। ये स्थिति जो है आप निश्चित रूप से तमाम कोटेदारों के आज भी देख सकते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ये निश्चित मतलब ये ध्रुव सत्य कि आप ऐसा पाएंगे। दुकान मतलब कोटेदारों के आप जाएंगे राशन की दुकानों के पास, अक्सर बंद मिलेगा, घटतौली है, तमाम समस्याएं, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। खैर,
अब ये आंकड़ा दिया, इस आंकड़े को आप स्वयं पढ़िए। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का शैक्षिक उपलब्धि, इस आंकड़े को आप खुद पढ़िए। आंकड़े में कुछ चीज़ें ऐसी समझाने वाली नहीं होती है, जो चीज़ समझाने वाला वो हम समझा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक कार्यकलाप 3 इसके बाद थोड़ा को जानना चाहिए। यह ज्ञात करने के लिए क्या हम उचित प्रकार से प्रोत्साहित है, एक तरीका जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI है ना, बॉडी टू मास इंडेक्स कहते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये क्या होता है, इसको आपको जानना चाहिए। इसकी गणना करना सही है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में मापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दे। कैसे निकाला जाता है ना, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग के भाग से भाग दे। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाएगा। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या इतने पर दी गई, क्या आयु के अनुसार BMI तालिका को देखें। विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम, सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि विद्यार्थी की BMI 2 HD2 से HD2 के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि यह -2 HD से अधिक है तो वो न्यून भारता है और उसके अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। तो ये आंकड़ा आपको समझ में आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो चीज़ दी गई इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे निकालते हैं BMI और क्या होता है ना। ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है। उदाहरण के लिए कि यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह का है तो उसको न्यून भारित मतलब अंडरवेट कहेंगे। विद्यार्थियों की जीवन परिस्थिति, भोजन और व्यायाम संबंधी आदतों के बिना किसी को लज्जित किए बिना समान रूप से चर्चा करें। यह भी चीज़ है मानव विकास रिपोर्ट। ये एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतना उपयोगी नहीं होगा। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे सूचकों में है। पिछले लगभग 1 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव विकास रिपोर्ट ये कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मानव और उसके पड़ोसी भारत और उसके पड़ोसी देशों की इतने की विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों की दृष्टि डालना रुचिकर होगा। अब वो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मानव पहले हम विकास पे आए, अब मानव विकास रिपोर्ट में किन किन चीज़ों की चर्चा कर रहा है, देशों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य व्यक्ति और प्रति व्यक्ति आय। अब देखें ना कि विकास का मापदंड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकाला गया है, UNDP ने किया है, वो ये बता रहा है इन फैक्टर्स को, और इनके टाइम टू टाइम रिपोर्ट आती रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि UNDP की रिपोर्ट में भारत का अंक या कौन रिपोर्ट जारी करता है या भारत इस समय किस नंबर पे आता है। तो ये पुराना रिकॉर्ड दिया गया, इसकी हम कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुरानी रिपोर्ट के साथ देखेंगे, श्रीलंका ऐसा देश भी जो है 78 पर है, हम 34 पर है, लेकिन ये स्थितियाँ आज के डेट में बदल गई और बदलती भी रहती हैं। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, बस ये है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ठीक।
हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि जगह प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के डॉलर में की जाती है। जैसा कि आपने देखा है कि ऊपर दिखाया गया है कि उसमें दिखाया जाता है कि किसकी ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी किया जाता है कि एक डॉलर किसी देश में समान मात्रा में कितने वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। अब अमेरिकन डॉलर को स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब $10 आप पा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सब 1000 रुपये पा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखा जाए कि यहाँ पे $1 की कीमत कितनी है उसको जो है रुपए को उस डॉलर से डिवाइड किया जाएगा, मान लो कि हो जाएगा कि हम कितना डॉलर पाते हैं, है ना। तो जब कितना डॉलर पाते हैं तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पर जो रिपोर्ट आती है उससे देख लिया जाता है कि हम विकसित में आते हैं कि अर्ध विकसित में आते हैं, या हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यह क्या आश्चर्य नहीं कि हमारे पड़ोसी का एक देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। हमारे जैसे ये पुरानी रिपोर्ट इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। विकास की धारणता, अब ये देखिए आप इस पे आइए, वो आंकड़े हैं। विकास की धारणता मतलब कितने किसको अब एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब उसकी परिभाषा दिखा रहा है। हम विकास को जिस तरह से भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर और भी ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहा है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विकास उस तरीके का होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिससे अन्य चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होने पाए। वो आगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक आदमी अपना विकास कर रहा है, उदाहरण भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने के गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका है तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अतिउपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अतिउपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों या इन तरह क्षेत्रों में पाया जाता है। आप कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे भूमिगत जल निकाल रही है। अब कह रहा है कि अब ये लोग कृषि के लिए ज़्यादा उपज पैदा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का उनका उदाहरण दिया है। ये तो अपना तो विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या विकास से क्या होगा? आने वाले दिनों में इतनी समस्या पैदा हो जा रही है कि पानी का लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि कृषि के लिए कौन कहे, आपको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो कहने के बाद दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट, यह विकास नहीं है। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से कच्चा तेल निकालते हैं, वह एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती। नीचे गए तालिकाओं को देखिए। अब वो कहते हैं जैसे तेल का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तेल ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं उनका भी कोई लिमिट है, हमेशा के लिए है नहीं, वो रिन्यूएबल नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है। तो उनका भी हम ऐसा इस्तेमाल करें कि जब तक हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत अच्छा न मिल जाए तब तक तो ये कम से कम चलता रहे। वो आगे वो कह रहे हैं कि देखिए यह तालिका कच्चे तेलों के भंडारों के अनुमान कालन से अधिक महत्वपूर्ण ये बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। यह भंडार केवल 47 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। वो कह रहा है हमारा कहीं मिल जाएगा, अलग बात है कि सामान्य रूप से जो हमको ज्ञात है उसके हिसाब से 47 वर्ष में ख़त्म हो जाएंगे। अब इसे समझिए कि 47 में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा तो विश्व का यातायात का क्या होगा, उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि आपको बाद अब तेल गैस डीजल कुछ नहीं रहेगा। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, इनके पास तेल के उत्पाद के पर्याप्त भंडार नहीं है।
तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए कि वेनेजुला में जो है निकोलस मादुरो को उठा लाए वो वेनेजुला, क्योंकि वेनेजुला में सबसे अधिक बैरल तेल का है, विश्व में सबसे क्या है तेल का भंडार कहाँ पर है, वहीं पर है। तो ये किताब तो बाद में लिखी गई है, मान ली पहले की लिखी हुई है, मैंने लेटेस्ट उदाहरण दिया है जबकि वेनेजुला के राष्ट्रपति को सीधे वो किडनैप करके लाए हैं और वो अमेरिका में पड़े हुए हैं और उनके पूरा ऑयल रिफाइनरी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। विकास की धारणता का प्रश्न उसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल विषय खड़े कर देते हैं। क्या किसी देश की विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता, उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक अफसर बनने जा रहे हैं है ना, माना कि आपको शिव शंकर ऐसा आपको जो है फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया, आपको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, तो आपकी आप पॉलिसी कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे? देखें ना, उन्होंने कहा भाई कि हम रूस से भी तेल लेते रहेंगे, उनसे भी तेल लेते रहेंगे, उनसे भी तेल लेते रहेंगे, क्योंकि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना है, हमको किसी देश के दबाव में नहीं आकर काम करना है। देखा होगा आपने, उस पर ये पॉलिटिकल इशूज़ पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो चूँकि यहाँ पर ऐसे कर रहा है कि किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, शुरू से पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हर एक का उद्देश्य विकास। तो अब विकास के बारे में अगर ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में है तो क्या आप आगे के लिए क्या सोच सकते हैं, यही चीज़ आपको सोचना यहाँ पर है। ये भंडार के बारे में कहाँ पर कितना है, कितने दिन तक चलने का है, मध्यपुर में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या, पूरे विश्व में कितना है ना। ये ऑयल रिफाइनरी है जहाँ तेल निकाला जा रहा है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अब देखिए, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि विकास को पर्यावरण से भी जोड़ा गया है। इसीलिए आप देखें कि जलवायु पर तो कहते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि जलवायु को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके हम अपने देश का विकास कर लेंगे तो संभव नहीं है। जैसे हम कहें कि भाई हम अपने बॉर्डर पे जो है, या पाकिस्तान कहें कि हम, या चाइना कहें कि हमने बॉर्डर पर बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री लगा दी है जिससे कि विषैले पदार्थ निकलेंगे, ठीक है, निकलेंगे, बॉर्डर पर लगेंगे, लेकिन क्या वह जो विषैले पदार्थ निकलेंगे या विषैले गैसें निकलेंगी, क्या वह हवा का रुख देख कर इंडिया में ही आएंगी, या इंडिया में लगे हैं क्या वो पाकिस्तान में ही जाएंगी, क्या पाकिस्तान में लगा तो केवल नेपाल की तरह? क्यों? क्योंकि वो भौगोलिक चीज़ है ना, उसकी कोई सीमाएं नहीं है ना। भौगोलिक सीमाएं, जलवायु परिवर्तन एक अलग चीज़ है ना। भौगोलिक स्थितियाँ जो स्थलीय सीमाएं हैं वो एक अलग स्थिति है
है ना। तो ये कह करके कि वो कहना ये चाहते हैं कि हमें ये सोच करके काम को करना है कि पर्यावरण पूरे विश्व के अनुकूल हो, विकास का स्वरूप हमारा ये हो। क्योंकि पर्यावरण अगर, जैसे एक बार आपने सुना होगा कि आता था ओजोन लेयर कि ओजोन लेयर है हमारा है, वहाँ पर होल हो गया था। अंटार्कटिका समझौता हुआ था, है ना, आर्कटिक के ऊपर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत से चीज़ें हुई, तमाम समझौते हुई है कि किन किन गैसों से संबंधित चीज़ों को रोका जाए, फ्रिज में कौन सी गैस प्रयोग होती है, कहाँ पे कौन सा CF4 होता है, मतलब तमाम गैसों कहाँ ऐसी गैसें हैं जो निकल करके ओजोन पे अंटार्कटिका के ऊपर था उसमें होल कर रही थी। तो वो होल से क्या था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है तो वो किसी देश विशेष के ऊपर नहीं पड़ती, पूरे मनुष्य जात के ऊपर पड़ रही थी। सबको, किसी को स्किन कैंसर होता, किसी को कोई बीमारी होती। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्वांगीण विकास के लिए हमें पर्यावरण और दूसरे के विनाश को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी परियोजना पे काम करना है। और भविष्य में विकास का असली स्वरूप यही होगा जो कि भौगोलिक और भौगोलिक रूप से पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए काम को कर सके। ऐसे ही विकास की हमको आवश्यकता है। तो आपने ये देखा होगा कि चूँकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, काफ़ी मैं इसको खींचना नहीं चाहता था, लेकिन मूल चीज़ इसमें यह है कि विकास कैसा होना चाहिए, विकास क्या है, विकास किस रूप में होना चाहिए, और अंतिम रूप से हमको विकास के बारे में कौन से कार्यप्रणाली को अपनाना चाहिए जो कि संपूर्ण मनुष्य जात के लिए उपयोगी हो। इसी पर इसमें चर्चा किया गया है। वैसे तो बिंदु बहुत हैं जिनकी चर्चा की जा सकती, लेकिन छोटे में मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो आशा है कि आपने विकास के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको अन्य भी कोई चीज़ें जानकारी चाहिए या कोई सुझाव आपको देना हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंदर दिए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे कि मैं उस पर भी कुछ अपना कार्य कर सकूं और आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों उसको एज ए इनपुट इस्तेमाल कर सकूं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। टिल देन बाय बाय।